Good morning, students. Welcome to the online class 12th, Economics, Chapter 2. Today we take treatment of net indirect tax and treatment of net factor income from abroad. So, dear students, as you see, net indirect tax refers to the difference between indirect tax and subsidies. The formula of net indirect tax is indirect tax minus subsidies. नाउ अब मैं आप लोगों को एक बड़े सिंपल स्टोरी या बड़े सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. एवरीबडी नो अबाउट गैस टंकीज, गैस सिलेंडर्स, राइट? गैस सिलेंडर का मार्केट वैल्यू विदाउट सब्सिडी क्या है जो अपन लोगों को घर पे पे करना पड़ता है? 800 to 900. Am I right? Yes, sir. Right. We pay 800 to 900 to that hawker, right? 65. Yeah, But when after some time 200 or 300 rupees come back to our bank account as subsidies, right? 17. Now, Yes. how much eligible cost of that gas cylinder is? 500 or 400 or 550, right? Yes, sir. Right. So that is the very good example of treatment of net indirect taxes, right? जैसे कि गैस टंकी के ऊपर टैक्स लगा दिया सरकार ने. 400 रुपए की गैस टंकी थी और सरकार ने 400 रुपए और टैक्स लगा दिया, तो गैस टंकी 800 रुपए की हो गई. पर गवर्नमेंट को वेलफेयर करना है, सिटीजन्स के लिए और वेलफेयर करना है जनता के लिए. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि बोले अब एक काम करते हैं, हम लोग 400 रुपए जो हमने टैक्स लगा तो दिया है, पर हम लोगों को कुछ लोगों को हमको इसका लाभ देना है, मतलब इतना टैक्स नहीं लेना, उनको उससे थोड़ी सस्ती गैस टंकी बेचना है. तो क्या करें हम लोग है ना, सारे के सारे कमर्शियल लोगों को तो पूरा अमाउंट लगाएंगे, परंतु जो ये हाउस होल्ड लोग हैं इन लोगों को 400 में से एक काम करते हैं अपन, 300 इनके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं. तो फिर अपनी गैस टंकी जो है 500 की हो जाएगी. 300 रुपए तो हम लोग उनको वापस दे ही रहे हैं और 800 रुपए अपन उन लोगों से ले लेते हैं. तो ये 500 रुपीज जो है वो उस गैस की टंकी की क्या हो गई अपन लोगों के लिए. हाँ, अपन लोग 400 हो गई, टोटल टैक्स था. 300 रुपए सब्सिडी हो गई और 100 रुपए अपन लोगों के लिए टैक्स लगा और 400 रुपए जो है कमर्शियल वालों के लिए टैक्स लगा. तो उस गैस टंकी की मार्केट प्राइस क्या है? द क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ दैट गैस टंकी, है ना? वो है. 100 rupees. वेरी गुड, वेरी नाइसली आंसर्ड सोनाली. यू कैन आंसर ऑल्सो. हाँ, so that is market price of gas tanki. And what is factor cost of that gas tanki? Means land, labor, कैपिटल, एंटरप्राइजेस की जो भी कास्ट है, जो भी गैस टंकी को जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में कास्ट लगी है, दैट इज 400. हाँ 400, है ना? तो 400 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ते हैं तो वो 800 की हो जाती है. पर 800 में से सब्सिडीज घटाने के बाद जो 100 रुपीज बचता है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो 400 की गैस टंकी और 100 रुपए का नेट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिला के 500 रुपीज की वो टंकी पड़ जाती है, राइट? 500 रुपीज की वो Yes, टंकी sir. पड़ जाती है, राइट? तो ये मैंने आपको एग्जांपल से पूरा का पूरा लेमन लैंग्वेज में समझा दिया. नाउ हमारी इकोनॉमिक्स इस बारे में क्या कहती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस refers to those taxes which are imposed by government on production or sale of goods and services. अब मेरे को टीचिंग करना है, उस पे वो टैक्स लगा सकते हैं. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, उसके ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं. मैं डॉक्टर हूँ, उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, राइट? मैं डेवलपर हूँ, उसके ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं. मैं कोई सी गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ, मैं कंप्यूटर प्रोड्यूस करता हूँ, मैं कार प्रोड्यूस करता हूँ, उसके ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं. दे कैन impose various types of taxes. They called those taxes sale tax, excise duty, custom duty, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी आजकल उसका उन्होंने एक नया नाम दे दिया है. क्या नाम दे दिया है उसका? जीएसटी. Excise. जीएसटी दे दिया, ठीक है. आर सम ऑफ द indirect taxes increase the price of product in the market. वो 400 रुपए की गैस टंकी को
अब 400 रुपए की गैस टंकी को 800 रुपए का कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ कास्ट ऑफ वन सेट ऑफ स्पीकर 500 एंड गवर्नमेंट लेविज सेल टैक्स ऑफ 10%, then that become 550 rupees due to indirect taxes. Are you getting my point? Okay. Yes. Now subsidies. Subsidies. In subsidies, assistance given by the government to an enterprise on the production of certain commodity in India. देखो, LPG cylinder is sold at subsidized rate. Petrol also sold at subsidized rate. Gas tanki is also sold on subsidized rate. Urea also sold on subsidized rate. है ना? Various item in the country are sold on subsidized rate. They are often granted to promote export or to encourage from firms for setting up the industries in the backward areas. Subsidies are opposite to indirect taxes. Indirect taxes में क्यों opposite है subsidies indirect taxes से? क्योंकि सब indirect taxes में गवर्नमेंट जनता से पैसा लेती है और subsidies में जनता को पैसा देती है. राइट? सर यस, बोलो. जैसे कि ये मतलब अपन ये गैस की टंकी लेते हैं तो वो सब्सिडीज बाद में आती है ना अपन को. जी, सब्सिडीज मतलब बाद में आती है. सब्सिडीज बाद तो ये आप लेट, हाँ, आप वो लेते हैं इसलिए हैं क्योंकि उनको लेना सबसे, पर छोड़ना किसी किसी की है. उनको लेना तो पूरे हिंदुस्तान से है, पर छोड़ना सिर्फ हाउस होल्ड लोगों की है. तो क्या करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को वो 800 रुपए में गैस की टंकी बेच देते हैं और हाउस होल्ड को 300 रुपए वापिस कर देते हैं, है ना. इससे उनका पैसा चोरी चकारी होने से बच जाता है. राइट? ठीक है. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले क्या होता था कि गैस की टंकी डायरेक्ट ही कम भाव में मिलती थी तो बहुत सारे लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग किया करते थे, सस्ते भाव की लेते थे. जब 400 रुपए में मिलती गैस की टंकी तो 800 रुपए कौन दे. पर अब आजकल सभी लोग 800 की खरीदते हैं तो वो चोरी चकारी कम हो गई है. ठीक है. ओके. सो सब्सिडीज आर अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस. राइट? सब्सिडीज में आल्सो बी रिफर्ड एज इकोनॉमिक असिस्टेंस. तो कई बार इकोनॉमिक असिस्टेंस के नाम से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, वो सब्सिडीज के नाम पे नहीं पूछता. तो व्हेन ही आस्क अबाउट इकोनॉमिक असिस्टेंस, आप लोगों को आंसर क्या लिखना है? सब्सिडीज वाला. समझ गए सारे बच्चे? ओके. फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस. अब मैंने इतना सारा क्यों पढ़ाया? इसमें तो एक ही क्वेश्चन बनता है, पर यही चीज जब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में आ जाती है. अब जैसे मैं आपको आगे जाके नेशनल इनकम के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर क्या होगा कि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलना होगा, कभी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना होगा. तो हम लोग उसको कैसे बदलेंगे? वी जस्ट एड और सब्सट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पे ये आ गया. एबल टू सी? Yes. ओके. मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट आ जाता है. फैक्टर कॉस्ट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस. और जैसे ही फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है. राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इट इज ट्रीटमेंट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी. और एनआईटी को क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. तो इट इज दिस टू बिकम योर फार्मूला. और ये फार्मूले कहाँ यूज करोगे तुम? नेशनल इनकम के मेन चैप्टर में, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में. जब तुम लोगों को मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं ये जब क्लास होती है तो 100 टाइम्स 50 टाइम्स ये लिखवाता हूँ. कौन से वाले ट्रीटमेंट? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रीटमेंट, एनएफआईए का ट्रीटमेंट, और कल मैंने काय का पढ़ाया था? डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आपने दो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गए हैं. कौन से दो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गए? वन, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. काय के लिए जरूरत में आता है डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट? नेट को ग्रॉस में और ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए. करेक्ट? और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का ट्रीटमेंट यूज में आता है मार्केट से फैक्टर पे जाने का और फैक्टर से मार्केट पे आने का. राइट? एंड लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज कॉल्ड NFIA. जैसे कि
The meaning of NFIA means difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world. अब जैसे कि मेरे चाचा जी जो हैं सिंगापुर में रहते हैं, अब वो चाचा जी सिंगापुर में रहते हैं और वहां से 5 लाख रुपीस कमाते हैं और सिंगापुर में ही 4 लाख रुपीस खर्च कर देते हैं उनके रहने पे, खाने पे, घर के किराए पे, और इंडिया में वो कितने पैसे भेजते हैं? 1 लाख। राइट, 1 लाख रुपीस इंडिया में भेजते हैं। तो हमारा NFIA क्या हो गया? 1 लाख। अब 1 लाख। अब पर अगर मेरे चाचा जी तो रहते हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर वाली एक चाऊ माऊ मौसी जी के चाचा जी जो रहते हैं वो इंडिया में रहते हैं। अब इंडिया में वो 20 लाख रुपए कमाते हैं और 18 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, और मेरे चाचा जी सिंगापुर में 5 लाख रुपए कमाते हैं और 4 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो सिंगापुर वाली मौसी जी के जो है 2 लाख रुपए तो बन गए इंडिया से जाने वाले, और हमारे 1 लाख रुपए बन गए चाचा जी के कारण सिंगापुर से आने वाले। तो हमारा नेट NFIA क्या बना बच्चों? 2 लाख माइनस -1 1 लाख। तो 1 लाख जो है हम माइनस में चले गए हम, क्योंकि वो सिंगापुर वाले चाचा जी 2 लाख रुपए ले गए यहाँ से, और हमारे चाचा जी वहां से। हाँ बोलो बेटा वो बोलो। अरे जो इंडिया में आया वो तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही आया ना, जो बाहर हाँ बिल्कुल, बाहर गया वो 2 लाख तो फिर रुपए, अपना माइनस 1 लाख। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हमारा -1 लाख रुपए हुआ है ना, क्योंकि -2 लाख हुआ था और +1 लाख हुआ था, तो 2 लाख में से 1 लाख गया तो टोटल बचा -1 लाख। तो ये हमारा NFIA जो हो गया वो हमारा माइनस का हो गया। इसलिए हमारी भारत सरकार क्या बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, कम से कम इंपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जाके पैसा कमाओ और भारत को भेजो। इससे हमारा भारत समृद्ध होगा, हमारी भारत की नेशनल इनकम बढ़ेगी। इसीलिए MI का मोबाइल मत खरीदो, विदेशी सामान मत खरीदो, है ना, बाहर की चीजें मत खरीदो, देशी चीजें खरीदो, चाइना को ना बोलो। ये सारी बातें क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज ऑफ ये हमको NFIA पॉजिटिव चाहिए, NFIA पॉजिटिव चाहिए हमको, हमारी नेशनल इनकम को जो है पॉजिटिव बनाना है। ये समझ में आया बच्चों? सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA, सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA क्या है, NFIA का इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी तुम लोगों को समझ में आया कि हम लोग जो कमाते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, राइट। और जब ये NFIA जोड़ देते हैं हम, तो वो क्या बन जाती है? हमारी नेशनल इनकम, है ना, कि नेशनल इनकम मतलब पूरे भारत की इनकम, और डोमेस्टिक इनकम मतलब पूरे भारत की इनकम में हमने भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की इनकम जोड़ी है, उसके अंदर बाहर की इनकम नहीं जोड़ी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए आप शांति से, ये आप लोगों को कॉपी में बनाना है कि नेशनल इनकम को NFIA घटा देते हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाती है, और डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो। अच्छा, नेशनल इनकम के जितने भी तुम क्वेश्चन करोगे उसमें सबसे आखिरी वाला ट्रीटमेंट यही रहेगा बेटा। सारा अमाउंट जोड़ने के बाद, घटाने के बाद जो भी तुम लोग निकालोगे दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। पर उसके बाद में जो क्वेश्चन में उन्होंने NFIA तुमको दिया होगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तो वो तुम लोग ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद उसको काय में कन्वर्ट कर दोगे? नेशनल इनकम, और दैट इज योर आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, ये आएगा। अभी मैं तुम लोगों को वो क्वेश्चन कराऊंगा, होमवर्क में दूंगा, तुम लोग कर सकोगे, राइट। सो नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम जो मैंने अभी बताया, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस जो भी अब्रॉड पे यूज आई है, और उन्होंने जो भी अमाउंट जनरेट करा है। अब जैसे मेरे चाचा जी का वहां पे एक होटल है, और वो होटल उन्होंने किराए पे दिया, तो होटल डॉलर्स में कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? कमा रहा है। और वो होटल एक लैंड के रूप में है, तो हमारी लैंड कमा रही है। मेरे चाचा जी वहां नौकरी कर रहे हैं, तो हमारी लेबर कमा रही है। मैंने विदेशों में शेयर खरीद लिए, तो वो मेरी कैपिटल लगी हुई है, वो इंटरेस्ट दे रही है। और अगर मैंने विदेशों में मेरी फैक्ट्री खोल ली, तो मैंने इंटरप्राइजेस खोल ली, तो वो मेरे को प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस जब हमारे फैक्टर बाहर जाके काम करते हैं, मीन्स जो फैक्टर इनकम मतलब रेंट, वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट जब कमाते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कमाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कमाते हैं, और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ते हैं, तो इट बिकम
नेशनल इनकम। समझ में आ गया बच्चों? ये है उसका ट्रीटमेंट जो मैं तुमको बोल के बता रहा हूँ, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में से NFIA घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, वेरी गुड। और डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल नेशनल इनकम, इनकम। ओके। और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में से क्या घटा दो, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? NFI। वेरी गुड। NFIA कैन बी पॉजिटिव, NFIA कैन बी नेगेटिव और NFIA कैन बी जीरो। पॉजिटिव कब आएगा? जब हमारे चाचा जी ज्यादा कमाएंगे और उनके चाचा जी कम कमाएंगे। नेगेटिव कब आएगा? जब उनके चाचा जी इंडिया में ज्यादा कमाएंगे और हमारे चाचा जी सिंगापुर में कम कमाएंगे। और जीरो कब आएगा? जब उनके चाचा जी भी 2 लाख कमाएंगे और हमारे चाचा जी भी 2 लाख कमाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ गया? पॉजिटिव आएगा तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, नेगेटिव आएगा तो हमारी नेशनल इनकम कम हो जाएगी, और जीरो आएगा तो हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बराबर हो जाएगी। अभी जो मैंने है ना, ये जब मैंने जो लाइन तुमको बोल के बताई है, 4 नंबर का एक बार क्वेश्चन आया था कि नेशनल इनकम व्हेन बिकम इंक्रीजिंग, व्हेन बिकम डिक्रीजिंग एंड व्हेन बिकम अनचेंजेबल। तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, बोले आउट ऑफ कोर्स आया, जबकि है कितनी सिंपल सी बात। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम ज्यादा कब होगी? जब NFIA पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगी? जब NFIA कम कब होगी? जब NFIA नेगेटिव होगा। और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बराबर कब होगी? जब NFIA जीरो होगा। ठीक है, देखो लिखा भी है, NFIA is positive when income earned from abroad is more than income paid to abroad. Negative abroad is less than income paid to abroad. And last, NFIA is zero when income earned from abroad is equal to income paid to abroad. कर पाएंगे आप लोग? ये आप लोगों को फेयर कॉपी में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA ये आप लोगों को अभी मैंने रटा दिए हैं। देखो, एम्प्लॉयज को जा रहा है, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मतलब लैंड को, और इंटरप्राइजेस को लैंड को और इंटरप्राइजेस को जा रहा है। और नेट रिटेन अर्निंग जो है डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री को जा रहा है। रिटेन अर्निंग का क्या मतलब होता है वो देख लीजिए। रिटेन अर्निंग refers that part of profit which is kept as reserved after paying the corporate tax and dividend. रिटेन अर्निंग काय के लिए रखते हैं बेटा? फर्दर डेवलपमेंट के लिए। याद रह जाएगा, जो आप लोगों आपकी दुकानों में बता रहा हूं मैं। कंपोनेंट अभी मैंने आपको बताया था ना, कंपोनेंट नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज मतलब वेजेस देते हैं ना, अपने चाचा जी सैलरी कमा रहे हैं, ये हम NFIA के कंपोनेंट कर रहे हैं। NFIA किस किस चीज को बोलते हो तुम? तो तुम लोग पहली चीज क्या को बोलते हो? NFIA वेजेस। दूसरा, हाँ, और दूसरा प्रॉपर्टी और इंटर प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग क्या लेते हो? रेंट। और और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए तुम लोग क्या लेते हो? प्रॉफिट लेते हो। और जब तुम लोग ये तीनों चीजें लेते हो तो फिर तुम लोग रिटेन अर्निंग करते हो। रिटेन अर्निंग क्या करते हो कि जितना भी खर्चा है उस खर्चे को देने के बाद जो कैश तुम्हारी जेब में बचता है उसको बोलते हो नेट रिटेन अर्निंग्स। Okay, retained earnings refers to that part of profits which is kept as reserve after paying the corporate tax and dividends. इतना समझ में आया? रिटेन अर्निंग काय के लिए रखते हैं बच्चों हम लोग? वो इसलिए क्योंकि हमको हमारी कंपनी का फर्दर एडवांसमेंट करना रहता है, नई टेक्नोलॉजी लानी रहती है, कंपनी में कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए तो हमको नेट कैश पैसे की, जैसे अभी 2 महीने कंपनी तो चल नहीं रही हमारी, लॉकडाउन में बंद हो गई, हमको सैलरी देना है तो हम कहाँ में से देंगे? रिटेन अर्निंग में से देंगे। रिटेन, अच्छा, रिटेन का वर्ड मीनिंग क्या होता है इसी का? जमा करा हुआ, टू कीप, जमा करा हुआ। और अर्निंग का क्या होता है? जो हम लोगों की इनकम है, तो जमा करी हुई इनकम। ठीक है, समझ में आ गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आप लोगों को समझ में आ गया। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, स्टूडेंट मस्ट वेरी केयरफुल while dealing with NFIA. Quite often NFIA is given in difference from, let us discuss different treatment of NFIA in the following केसेस। अब देखो, ये अगर मैंने तुम लोगों को सही पढ़ाया तो ये केसेस तुम लोगों को खुद ही करना आ जाएंगे। पहला केस मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 300 है। तो अब मेरे को बताओ कि वो क्या होगा? NFIA 200
है ना, क्योंकि बाहर से हमारे 500 आए और 300 गए तो हमारी इनकम हो गई 200। अब देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई 250 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गई 620। तो हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे कि लॉस में रहेंगे? लॉस में। लॉस में रहेंगे। ये देखो -370। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है बस 150, तो प्रॉफिट में रहेंगे कि लॉस में रहेंगे? लॉस में। लॉस में रहेंगे, क्योंकि वर्ड क्या आ गया देखो, टू के नीचे टिक लगा है, टू अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम, टू की जगह फ्रॉम अब्रॉड लिखते तो क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट। शाबाश। तो ये फैक्टर इनकम आपको आ गया और ये चैप्टर नंबर 2 खत्म। ये रिवीजन ऑफ की पॉइंट्स आ गए बेटा। ओके, यस।